हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर फ्रैंकियस बोर्नियर पढ़ना हम लोग को। ठीक है, इसके पहले मैंने अल बरूनी आपको पढ़ा दिया था और इब्न बतूता पढ़ा दिया था। अल बरूनी इब्न बतूता इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा दिया था। आज मैं पढ़ाऊँगा आपको फ्रैंकोइस बर्नियर। फ्रैंकोइस बर्नियर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रैंकोइस बर्नियर कौन थे? डॉक्टर थे। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा लिख के लाया हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, इसका पूरा नोट्स मैं इसमें लिखा हूँ, तो इसे आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, फ्रैंकियस बोर्नियर जो थे डॉक्टर थे, पॉलिटिकल फिलोसफर भी थे और हिस्टोरियन भी थे। और ये कहाँ से थे? ये फ्रांस से आए थे। कहाँ से आए थे? फ्रांस से। ठीक है, फ्रांस से आए थे ये। इनका बुक का नाम है ट्रैवल इन मुगल इंडिया। इनका बुक का क्या नाम है? ट्रैवल इन मुगल इंडिया। और ये 12 साल इंडिया में रहे थे। और ये फिजिशियन थे। किसके फिजिशियन थे? दारा शिकोह। दारा शिकोह कौन है? दारा शिकोह कौन है? शाहजहाँ का बेटा है दारा शिकोह। ठीक है, शाहजहाँ का सबसे बड़ा बेटा था दारा शिकोह। उसके बाद उससे छोटा बेटा था औरंगज़ेब। ठीक है, तो दारा शिकोह शाहजहाँ का सबसे बड़ा बेटा था, तो उसका फिजिशियन था फ्रैंकोइस बर्नियर। और फिर फ्रैंकियस बर्नियर और किसको सर्व किया है? सर्व किया दानिशमान खान को, जो आर्मेनिया का नोबल था। ठीक है, नोबल कोर्ट में आर्मेनिया का नोबल था दानिशमान खान, इसको भी सर्व किया था। फिर फ्रैंकिस बर्नियर ने जो भी लिखा उसको लुइस 14 जो किंग ऑफ फ्रांस था उससे डेडिकेटेड होके लिखा था, मतलब उसके लिए लिखा था। ठीक है, जो किंग ऑफ फ्रांस था लुइस 14 उसके लिए लिखा था फ्रैंकिस बर्नियर ने अपना जो भी वर्क। तो इन्होंने पब्लिश किया था फ्रांस में इनका वर्क, जो भी फ्रैंकोइस बर्नियर का वर्क को पब्लिश किया गया था फ्रांस में 1670 से 71 के बीच में। और उसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश, डच, जर्मन, इटली और भी अलग अलग लैंग्वेज विद इन नेक्स्ट 5 ईयर में। अगले 5 साल में इनके लैंग्वेज को, जो फ्रांस में लिखते थे ना ये बर्नियर, तो किंग ऑफ फ्रांस ने उसको कन्वर्ट करवाया इंग्लिश में, डच में, जर्मनी में, इटली में। ठीक है, उसका 1670 से 1725 तक 8 बार प्रिंट हुआ, रीप्रिंट 8 टाइम इन फ्रांस। ठीक है, और बाय 1684 3 टाइम इंग्लिश में प्रिंट हुआ था इसका वर्क। किसका? फ्रैंकिस बर्नियर का वर्क। अब फ्रैंकिस बर्नियर ने क्या किया था? इंडिया को कंपेयर किया था। अल बरूनी ने कंपेयर किया था ना इंडिया और पर्शिया को, वैसे ही फ्रैंकिस बर्नियर ने कंपेयर किया था इंडिया और यूरोप को। ठीक है, और इंडिया को इंफीरियर बताया, हर केस में इंडिया को इंफीरियर बताता था और यूरोप को सुपीरियर बताता था। अब देखो, यूरोपियन कौन सी कंट्री होती है? वेस्टर्न कंट्री होती है ना। अगर आप वेस्ट में खड़े हो जाओगे, यूरोप में खड़े हो जाओगे, तो इंडिया कहाँ है? उसके ईस्ट में आता है, इसलिए इंडिया को ईस्ट भी बोलते हैं या ओरिएंटल कंट्री बोलते हैं, और यूरोप में वेस्ट कंट्री। ठीक है, अब बर्नियर ने जो भी लिखा, इंफीरियर, इंडिया को इंफीरियर बोला और यूरोप को सुपीरियर बोला। तो इसका जो बर्नियर का लिखने का तरीका क्या था? तो इसने रिप्रेजेंटेशन किया था इंडिया को कैसे वर्क में? मॉडल ऑफ बाइनरी अपोजिशन। तो इंडिया मॉडल ऑफ बाइनरी अपोजिशन मतलब इंडिया को प्रेजेंटेड किया इन्वर्स ऑफ यूरोप। यूरोप में जो भी था उसका उल्टा इंडिया को बताया बर्नियर ने। ठीक है, तो मॉडल ऑफ बाइनरी अपोजिशन मतलब सब उल्टा बताना, इंडिया को प्रेजेंट किया जाए इन्वर्स ऑफ यूरोप। समझ गए? उसके बाद फिर जब बर्नियर इंडिया के बारे में सब उल्टा सीधा बोलेगा, तो कोई रहेगा ना जो इंडिया के बारे में अच्छा कुछ बोलेगा। तो उसमें ही हम लोग को ये टॉपिक से अलग रिलेटेड है, ये अलग है, टॉपिक से अलग है ये। तो वैसे ही एक पर्सन था शेख इतिसामुद्दीन। ठीक है, ये बंगाली थे और मुंशी थे। और ये मुंशी मतलब पता है ना, ट्रेजरी हेड वो थे। और ये ट्रैवल गए, ये यूरोप को ट्रैवल किए थे। ठीक है, और इन्होंने एक बुक लिखा था सिगुर्फ नामा ई विलायत, पर्शियन में। और इन्होंने पूरा बताया कि इंडिया इतना ख़राब नहीं है, इंडिया अच्छा है, ये सब इंडिया के बारे, इंडिया को डिफेंड किया, क्योंकि बर्नियर ने इंडिया को ख़राब ख़राब बोल के गया था ना, इसीलिए। दूसरा है मिर्ज़ा अबू तलीब। इन्होंने विजिट किया था आयरलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस। ठीक है, 1800 के आसपास लंदन भी गए थे ये। इसको पर्शियन प्रिंस भी बोलते हैं। इनका बुक का क्या नाम है? मासिर तलीफ फ़ी बिलाद अफरंगी। ठीक है, अफरंजी, ट्रैवल ऑफ तलेब इन द रीजन ऑफ यूरोप। ठीक है, ये बुक का नाम आपके बुक में नहीं दिया है, बस नाम याद रखना। अब क्वेश्चन ऑफ
लैंड ऑनरशिप। ठीक है, तो बर्नियर क्या बोलते थे, बर्नियर बोलते थे ना कि इंडिया में क्राउन ऑनरशिप ऑफ लैंड है। क्या है, क्राउन ऑनरशिप लैंड है, क्राउन ऑनरशिप ऑफ लैंड। ये क्राउन ऑनरशिप ऑफ लैंड क्या होता है, क्राउन ऑनरशिप ऑफ लैंड मतलब इंडिया में जितना भी लैंड है ना, वो सारा लैंड किंग का है, फार्मर का एक भी लैंड नहीं है, सारा का सारा लैंड किंग का है। किंग वॉज द ऑनर ऑफ ऑल लैंड एंड नो प्राइवेट ऑनरशिप एग्जिस्ट इन एग्रीकल्चर लैंड। ये फ्रैंकी बर्नियर का स्टेटमेंट था। क्या, किंग वॉज ऑनर ऑफ ऑल लैंड, किंग सारा का सारा ऑनर है लैंड का। ठीक है, एंड नो प्राइवेट ऑनरशिप एग्जिस्ट, और कोई भी प्राइवेट ऑनरशिप नहीं है एग्रीकल्चर लैंड में, ऐसा फ्रैंकिस बर्नियर बोलते थे। ठीक है, तो इसका मतलब फ्रैंकिस बर्नियर बोल रहे, बर्नियर क्या बोल रहे, मुगल इंडिया में लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी था। लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी क्यों, क्योंकि क्राउन ऑनरशिप ऑफ लैंड किसका है, किंग का है, सारा लैंड किसका है, किंग का। तो प्राइवेट ऑनरशिप कैसे रहेगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी कैसे रहेगा, नहीं रहेगा। तो इसलिए लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड, मुगल इंडिया के बारे में। और वही उल्टा यूरोप को क्या बोलते हैं, वो वहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट था। देखो, इसलिए मैं आपको बोला ना, ये क्या बता रही है, मॉडल ऑफ बाइनरी अपोजिशन, मॉडल ऑफ बाइनरी अपोजिशन इंडिया को प्रेजेंट करे इन्वर्स ऑफ यूरोप। तो प्रेजेंट कर दिया ना इंडिया को इन्वर्स ऑफ यूरोप। ठीक है, तो यूरोप में क्या था, प्राइवेट ओनरशिप एग्जिस्ट था। अब जब बर्नियर बोलते हैं कि ऑनर क्राउन ऑनरशिप ऑफ लैंड है, तो वहाँ पे स्टेट और पीपल दोनों को हार्म है। ठीक है, अगर क्राउन ऑनरशिप ऑफ लैंड होगा तो वहाँ पे स्टेट और पीपल दोनों को हार्म होगा। ठीक है, उसके बाद फिर मुगल इंडिया ओ ऑल द लैंड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इट अमॉन्ग हिज नोबल। ठीक है, तो बर्नियर बोलते हैं कि मुगल इंडिया के पास सारा लैंड था और उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने नोबल को, एंड दैट हैड डिसास्ट्रियस कॉन्सिक्वेंस फॉर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। और वो जो सारा लैंड अपने नोबल को डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके कारण बहुत सारा डिस्टारियस कॉन्सिक्वेंस आया, मतलब बहुत ही खतरनाक कॉन्सिक्वेंस हुआ इकोनॉमी और सोसाइटी के लिए। अब व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्या है क्राउन ऑनरशिप ऑफ लैंड का। ठीक है, पहला, लैंड ओनर कुड नॉट पास ऑन द लैंड टू देयर चिल्ड्रेन, क्योंकि लैंड ओनर अपना जो लैंड होल्डर है, अपना जो लैंड है अपने जनरेशन को, आगे के जनरेशन को पास नहीं कर सकता। जब लैंड ओनर जनरेशन को आगे पास नहीं करेगा अपना लैंड, तो क्या होगा, दे वर एवर्स ऑफ एनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो लैंड के ऊपर क्यों वो इन्वेस्टमेंट करेगा, लैंड को क्यों इम्प्रूवमेंट करेगा, लैंड को क्यों एक्सपांसन ऑफ प्रोडक्शन करेगा, नहीं करेगा ना। तो इसलिए दे वर एवर्स मतलब नहीं करना, ना के बराबर। ठीक है, एवर्स मतलब ना के बराबर। तो दे वर एवर्स टू एनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन द सस्टेनेंस एंड एक्सपांसन ऑफ प्रोडक्शन। समझ गए। दूसरा, बिकॉज ऑफ दिस लैंडलॉर्ड वुड नॉट इम्प्रूव द लैंड, जिसके कारण लैंडलॉर्ड लैंड को इम्प्रूव ही नहीं करते थे, जिसके कारण क्या होता था, र्यूइनेशन, र्यूइन मतलब खराब हो जाना, एग्रीकल्चर पूरा खराब हो रहा था, एक्सेसिव ऑपरेशन हो रहा था पीजेंट्री का, कंटिन्यूस डिक्लाइन हो रहा था लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ ऑल द सेक्शन सोसाइटी का। ठीक है, जितने भी सेक्शन सोसाइटी सबका लिविंग स्टैंडर्ड कम हो रहा था, एक्सेप्ट द रूलिंग एरिस्टोक्रेसी। समझ गए। तो बर्नियर डिस्क्राइब करते हैं इंडिया सोसाइटी को एज ए कंसिस्टिंग ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ इम्पोवराइज्ड पीपल। ठीक है, इंडियन सोसाइटी को बर्नियर क्या बोलते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ इम्पोवराइज्ड पीपल सब्जुकेटेड बाय द स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ अ वेरी रिच एंड पावरफुल रूलिंग क्लास। ऐसा क्यों बोले बर्नियर ने इंडिया सोसाइटी को, क्योंकि देखो, कंसिस्टिंग ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड मास मतलब, अनडिफ्रेंशिएटेड मास मतलब जो कुछ वर्ग है, कुछ सेक्शन ऑफ द पीपल है, उन लोग अनडिफ्रेंशिएट नहीं है। जैसे पीजेंट है, तो कुछ पीजेंट है तो उन लोग अनडिफ्रेंशिएटेड नहीं है। ठीक है, उन लोग मतलब अनडिफ्रेंशिएटेड है। अनडिफ्रेंशिएटेड है मतलब उन लोग के पास ज़्यादा कम लैंड है, किसी के पास ज़्यादा लैंड है, किसी के पास ये छोटा लैंड है, कम लैंड है, ऐसे। तो कंसिस्ट ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ इम्पोवराइज्ड पीपल, और सारे पीपल कैसे इम्पोवराइज्ड पीपल है, और उन लोगों को कौन सब्जुकेटेड किया है, जो अनडिफ्रेंशिएटेड मास है
जो सेम मास पीपल है उनको सब्जुगेट कौन किया है, कौन सब्जुगेट किया है, स्मॉल माइनॉरिटी ना, स्मॉल माइनॉरिटी मतलब जमींदार्स लोग इन लोग को सब्जुगेट किए हैं, जो कि बहुत ही रिच पीपल ऑफ रूलिंग क्लास, बहुत ही रिच पीपल है, उन लोग ने सब्जुगेट किया है स्मॉल माइनॉरिटी को। ठीक है, बिटवीन द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, तो इसलिए बर्नियर बोलते हैं बिटवीन द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर एंड द रिचेस्ट ऑफ द रिच, कोई सेक्शन ऑफ द सोशल ग्रुप नहीं है। और दे इज़ नो मिडल स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दे इज़ नो मिडल स्टेट इन इंडिया, कोई भी मिडल स्टेट नहीं है, क्योंकि इंडिया में सिर्फ दो स्टेट है, एक तो सबसे रिच ऑफ द रिचेस्ट और पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, बस, और मिडल में कोई क्लास नहीं है, ऐसा बर्नियर बोलते हैं। फिर बर्नियर हम मुग़ल एम्पायर को कैसा देखते हैं कि बर्नियर बोलते हैं मुग़ल एम्पायर के बारे में, इट्स किंग वॉज अ किंग ऑफ बेगर, जो मुग़ल का किंग है वो बेगर का किंग है। ठीक है, किसका किंग है, किंग ऑफ बेगर, किंग ऑफ बेगर मतलब, किंग ऑफ बेगर मतलब भिखारी, बारबेरियन, बारबेरियन मतलब जो जंगल में रहने वाले लोग, तो ये सब को हम लोग को इन लोग बोल रहा है बर्नियर। तो इसका जो किंग है वो बेगर का किंग है, बारबेरियन का किंग है। इट्स सिटी एंड टाउन वेयर र्यून, उसका जो सिटी और टाउन पूरा र्यून हो गया है, कंटेमिनेटेड हो गया विद इल एयर एंड फील्ड इज वाइड स्प्रेड विद द ब्यूशेस एंड फुल ऑफ पेस्टिलेंशियल मार्सेस, पेस्टिलेंटियल मारिसेस मतलब होता है गंदगी के भरा हुआ, पूरा उसका जो इल एयर ख़राब है, फील्ड ख़राब है, पूरा बूशे से भरा हुआ और पेस्टिलेंशियल मारिसेस है पूरा। ठीक है, इस तरीके से किंग के बारे में बताया, उसके सराउंडिंग के बारे में बताया बर्नियर ने। और इस सब का रीज़न क्या है, उसका जो किंग है बेगर है, बेगर एंड बारबेरियन का किंग है, उसका सिटी और टाउन रूइन हो गया है, कंटेमिनेटेड हो गया उसका एयर, उसका फील्ड ख़राब हो गया है, कंटेमिनेटेड हो गया है, और पूरे हर जगह में बूसेस फैला हुआ है और हर जगह गंदगी है, पेस्टिलेंटियल मारिसेस। इसका रीजन क्या है, क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड, इसका रीजन क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड है, समझे। अब बर्नियर बताते हैं इंडियन टैक्स के बारे में। क्यूरियसली नन ऑफ द मुगल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, देखो अब इंडियन टैक्स में कहीं भी आप पूरा मुगल का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट उठा लोगे ना, और उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि स्टेट वाज द सोल ऑनर ऑफ लैंड, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है स्टेट वाज द सोल ऑनर ऑफ लैंड। ठीक है, तो अबू फजल क्या लिखते हैं लैंड रेवेन्यू के बारे में, अबू फजल डिस्क्राइब द लैंड रेवेन्यू एज अ रेम्यूरेशन ऑफ द सॉवरेनिटी, मतलब रेम्यूरेशन मतलब होता है सैलरी, ये सैलरी था सॉवरेनिटी मतलब किंग का सैलरी था, अ क्लेम मेड बाय रूलर ऑन हिज सब्जेक्ट फॉर द प्रोटेक्शन, जो लैंड रेवेन्यू लेता था ना वो प्रोटेक्शन के लिए लेता था लोगों के। ठीक है, एंड ही प्रोवाइडेड रेदर रेंट ऑन द लैंड दैट ही ओन्ड, एंड ही प्रोवाइडेड रेदर देन लैंड, और वो लैंड से रेंट लेता था। ठीक है, जो ऑनर कर रहे पीजन के पास जो लैंड है उससे रेंट ले रहा है। ठीक है, वो रेंट क्यों ले रहा है, क्योंकि वो रूलर को प्रोटेक्ट कर रहा है किंग, इसीलिए। और इसके लिए लैंड रेवेन्यू को उन लोग ने क्या बोला है अबू फजल ने, रेम्यूरेशन ऑफ द सोनिटी, रेम्यूरेशन ऑफ द सोनिटी, समझ गए। उसके बाद फिर इट इज़ पॉसिबल दैट यूरोपियन ट्रैवलर रिगार्डेड सच क्लेम एज रेंट, और यूरोपियन ट्रैवलर उसको क्या रिगार्ड करते थे, वैसे रेंट को लैंड रेवेन्यू डिमांड वेरी सच क्लेम एज रेंट, और उस क्लेम को रेम्यूरेशन ऑफ सॉवरेनिटी को जो भी पैसा क्लेम करते थे किंग मुगल एम्परर, उसको इन लोग यूरोपियन ट्रैवलर बोलते थे ये रेंट लेते हैं। ठीक है, बिकॉज लैंड रेंट रेवेन्यू वेरी हाई, हाउएवर दिस वाज एक्चुअली नॉट अ रेंट, नॉट इवन अ लैंड टैक्स बट अ टैक्स ऑन अ क्रॉप, ये टैक्स ऑन अ क्रॉप था, ना कि टैक्स ऑन अ ये लैंड टैक्स था, ना कि रेंट पे टैक्स था, कुछ नहीं, ये क्रॉप पे टैक्स था। ठीक है, जिसके कारण जो किंग है प्रोटेक्ट कर रहा है सॉवरेनिटी को, अपने सब्जेक्ट को, प्रजा को, समझ गए। अब मॉन्टेस्क्यू फ्रेंच फिलोसफर, तो अब देखो जब बर्नियर ने इतना लिख के गया तो बर्नियर से ही प्रभावित होके मॉन्टेस्क्यू ने एक अपना आइडिया लिखा। ठीक है, ये भी फ्रेंच फिलोसफर थे, इन्होंने अपना एक आइडिया लिखा ओरिएंटल डेस्पोटिज्म का।
किससे प्रभावित होके? बर्नियर से प्रभावित होके। बर्नियर का बुक इन्होंने बर्नियर का बुक पढ़ा और उससे ही एक आइडिया दिया ओरिएंटल डेस्पोटिज्म का। ठीक है, हालांकि ये कभी इंडिया नहीं आए मॉन्टेस्क्यू। ओरिएंटल डेस्पोटिज्म का आइडिया दिया। क्या दिया आइडिया? एवरीबॉडी एक्सेप्ट द एम्परर इन नोबल बैरियर मैनेज टू सर्वाइव। ठीक है, तो एम्परर को और उसके नोबल को छोड़ के एवरीबॉडी, हर कोई एकदम मुश्किल से ही सरवाइव कर पाता है। ठीक है, मुगल एम्परर में इसको क्या बोलते हैं? ओरिएंटल डेस्पोटिज्म। अकॉर्डिंग टू विच रूलर इन एशिया एंजॉय एब्सोल्यूट अथॉरिटी। और भी ओरिएंटल डेस्पोटिज्म का थियरी क्या है? अकॉर्डिंग टू विच जो रूलर है एशिया में वो एंजॉय करता है एब्सोल्यूट अथॉरिटी ओवर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब प्रजा। ठीक है, तो जो एशिया के रूलर है वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी एंजॉय करते हैं ओवर द सब्जेक्ट हु वे केप्ट इन कंडीशन ऑफ द सब्जुगेशन। और वो अपने प्रजा को सब्जुगेशन में रखते हैं, पॉवर्टी में रखते हैं, आर्ग्यूइंग दैट ऑल द लैंड बिलोंग टू द किंग। क्यों ऐसा है? क्योंकि सारा लैंड किसके पास है? किंग के पास है। एंड दैट प्राइवेट प्रॉपर्टी वॉज नॉन एग्जिस्टेंट। और प्राइवेट प्रॉपर्टी उस टाइम नहीं था। तो ये थियरी किससे प्रभावित है? ये थियरी किससे प्रभावित है? बर्नियर से थियरी प्रभावित है। देखो ना, ये बोल रहा है ना, एंजॉय एब्सोल्यूट अथॉरिटी, किंग एंजॉय एब्सोल्यूट अथॉरिटी। एशिया की बात कर रहा है ये। एशिया में किंग एंजॉय एब्सोल्यूट अथॉरिटी ओवर द सब्जेक्ट हु वे केप्ट इन कंडीशन सब्जुगेशन। जिसको इन लोग जो सब्जेक्ट को किस में रखते हैं? सब्जुगेशन में रखते हैं, पॉवर्टी में रखते हैं। क्यों ऐसा आर्ग्यू क्यों किया इन्होंने? क्योंकि ऑल लैंड बिलोंग टू द किंग एंड दैट प्रोवाइड प्रॉपर्टी वॉज नॉन एग्जिस्टेंट। सारा का सारा लैंड किंग के पास है और वो प्राइवेट प्रॉपर्टी वॉज नॉन एग्जिस्टेंट। प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है इसीलिए। अब उसके बेसिस पे कार्ल मार्क्स भी एक अपना थियरी दे देते हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स एस्थेटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन का थियरी देते हैं बर्नियर को ही पढ़ के। बर्नियर का टेक्स्ट पढ़ के कार्ल मार्क्स भी, कभी इंडिया तो आए नहीं, जर्मनी के थे कार्ल मार्क्स, वो भी आके अपना एस्थेटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन का थियरी दे देते हैं 19th सेंचुरी में। इन्होंने क्या बोला? बिफोर कॉलोनिज्म इन इंडिया एंड अदर एशियन कंट्री सरप्लस वॉज अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। जब कॉलोनिज्म के पहले सरप्लस को कौन अप्रोप्रिएट करता था? स्टेट। दिस लेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोसाइटी डेट वॉज कम्पोज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ ऑटोनोमस एंड इलागेटेरियन विलेज कम्युनिटी। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ? इमर्जेंस हुआ सोसाइटी का, दैट वेल कम्पोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑटोनोमस। ऐसा सोसाइटी के इमर्ज हुआ जहाँ पे ऑटोनोमस विलेज आए और इगाल्टेरियन विलेज कम्युनिटी का इमर्ज हुआ। ठीक है, ऑटोनोमस विलेज मतलब एक ऐसा विलेज जो खुद ही अनाज को उगा रहा है और खुद ही सस्टेन कर रहा है। ठीक है, और इगालिटेरियन विलेज कम्युनिटी का राइज हुआ। तो उसका इंपीरियल कोर्ट प्रिसाइडेड ओवर दिस विलेज कम्युनिटी। उसके बाद इंपीरियल कोर्ट आके वहाँ पे प्रिसाइड किया वो विलेज में। ठीक है, एंड रिस्पेक्टिंग देयर ऑटोनॉमी, और उसका ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट किया एज लॉन्ग एज द फ्लो ऑफ सरप्लस वॉज इम्पेंडेड। जब तक वो ऑटोनॉमी विलेज है वो जब तक प्रोवाइड नहीं कर रहा है चावल दाल ये सब किंग को, तब तक उसका ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करेगा। अगर जिस दिन वो चावल दाल ये सब प्रोवाइड करना छोड़ देगा वो किंग को, उसी टाइम वो विलेज का ऑटोनॉमी ख़त्म कर देगा और किंग वो विलेज के ऊपर अपना एक्वायर कर लेगा अपना। ठीक है, सो द इम्पीरियल कोर्ट प्रिसाइड ओवर दिस विलेज कम्युनिटी रिस्पेक्टिंग देयर ऑटोनॉमी एज लॉन्ग एज द फ्लो ऑफ सरप्लस वॉज इम्पेंडेड। दिस वॉज द स्टैग्नेंट सिस्टम। इसको स्टैग्नेंट सिस्टम का नाम दिया कार्ल मार्क्स ने। समझे? मतलब कार्ल मार्क्स का बोलने का मतलब ये था कि जो गांव है वो गांव जो बसे हुए हैं वो किंग ने बसाया है। अगर गांव किंग को जब तक अपना टैक्स दे रहा है, काइंड दे रहा है, दाल चावल सब्जी सब दे रहा है, तब तक वो गांव बचा रहेगा, उसका ऑटोनॉमी का रिस्पेक्ट होगा। अगर एक बार वो गांव किंग को काइंड देना बंद कर दिया, दाल चावल सब्जी ये सब देना बंद कर दिया, तो विलेज का ऑटोनॉमी को ख़त्म कर दिया जाएगा किंग के द्वारा। ठीक है, और उसको उसके ऊपर एनेक्स कर लेगा किंग। समझे? कार्ल मार्क्स ऐसे, ये था एस्थेटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। उसका 16th एंड 17th सेंचुरी में रूरल सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ, सोशल एंड इकोनॉमिक डिफ्रेंशिएशन, जिसमें बिग जमींदार आए, बिग जमींदार हु एंजॉय द सुपीरियर राइट्स।
ठीक है। इनलैंड बिग जमींदार थे, बिग पीजेंट थे, हु यूज हायर लेवल एंगेज इन कॉम्पिटिटिव प्रोडक्शन एंड स्मॉल पीजेंट हु वुड बेयरली प्रोडक्ट फॉर देयर सब्सिस्टेंस। और थर्ड, अनटचेबल लैंडलेस लेबर्स। तो रूरल सोसाइटी 3 पार्ट में डिवाइडेड था, बिग लैंडलॉर्ड, पीजन बिग बिग जमींदार, बिग पीजेंट और अनटचेबल लैंडलेस लेबर। तो बर्नियर ने जो बोला था देखो उसका पूरा उल्टा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर अब मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी। तो एक आर्टिस्ट बर्नियर लिखते हैं कि artisan has no intention to the improve the quality of the manufacture since the profit were operated the state manufacture were everywhere in decline, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था, आर्टिसन हैज़ नो इंटेंशन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द मैन्युफैक्चर को क्वालिटी नहीं इम्प्रूव कर पाता था आर्टिसन क्योंकि उसका प्रॉफिट तो सारे स्टेट ले लेता था, ऐसा बर्नियर बोलते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम और उसी टाइम बर्नियर क्या बोलते हैं, एक बार तो बर्नियर बोल रहे हैं कि आर्टिसन के पास कोई इंसेंटिव नहीं है, क्योंकि वो कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो अपना वर्क को इम्प्रूव कर पाए, क्योंकि उसका सारा प्रॉफिट कौन ले रहा है, स्टेट ले रहा है, तो इसलिए मैन्युफैक्चर एवरीवेयर डिक्लाइन है। लेकिन सेम टाइम पे बर्नियर क्या बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट सेम टाइम पे बर्नियर बोल रहा है एट द सेम टाइम ही कंसिडर दैट वास्ट क्वांटिटी ऑफ वर्ल्ड प्रीसियस मेटल फ्लो इनटू इंडिया। इंडिया में वास्ट क्वांटिटी ऑफ वर्ल्ड प्रीसियस मेटल फ्लो हो रहा है एज मैन्युफैक्चर वेयर एक्सपोर्टेड इन एक्सचेंज फॉर द गोल्ड एंड सिल्वर। और मैन्युफैक्चरर जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं गोल्ड एंड सिल्वर, ही नोटिस एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रॉस्पर्स मर्चेंट कम्युनिटी एंगेज इन लॉन्ग डिस्टेंस एक्सटेंट। और बोल रहे ये मर्चेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करते थे और बहुत ही प्रॉस्पर थे। तो देखो दोनों अलग अलग स्टेटमेंट बोल रहा कि नहीं बर्नियर, ठीक है। उसका 17वीं सेंचुरी में बर्नियर बोलते हैं 15% पॉपुलेशन टाउन में रहते हैं। कितना परसेंट, 57% पॉपुलेशन टाउन में रहते। दिस वॉज एन एवरेज हायर देन वन द प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन वेस्टर्न यूरोप। और ये हायर पॉपुलेशन थे किससे, वेस्टर्न यूरोप में। जिस टाइम वेस्टर्न यूरोप में पीपल रहते थे उससे ज़्यादा पॉपुलेशन इस टाइम लोग रहते थे यहाँ पे, ठीक है। सो मुगल सिटीज़ को इसने क्या बोला, कैंप टाउन बोला। मुगल सिटी को कैंप टाउन बोला, कौन, बर्नियर ने। इसका मतलब बाय विच ही मीन टाउन दैट ओन देयर एग्जिस्टेंट एंड डिपेंडेंट फॉर द सर्वाइवल ऑन द इंपीरियर कैंप। ही बिलीव दैट दिस कैंप इनटू एग्जिस्टेंट व्हेन द इंपीरियर कोड मूव इन एंड रैपिडली डिक्लाइन व्हेन इट मूव आउट, ठीक है। जब इंपीरियर कैंप टाउन क्यों बोला, ही मीन द टाउन दैट ओन देयर एग्जिस्टेंस एंड डिपेंडेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंपीरियर कैंप। जो टाउन है मुगल एम्परर में, वो इंपीरियर जो है वो उसको डिटरमाइन कर रहा है। मतलब इंपीरियर आके टाउन को बसा रहा है, फिर इंपीरियर जब वहाँ से चले जा रहा है तो टाउन भी पूरा बेकार हो जा रहा है, रुइन हो जा रहा है टाउन भी, ठीक है। ही बिलीव दैट दिस कैम टू एग्जिस्टेंस व्हेन द इंपीरियर कोड मूव इन। टाउन का एग्जिस्टेंस कब हो रहा है, जब इंपीरियर कोड आ रहा है और रैपिडली डिक्लाइन हो रहा है, जब वो चले जा रहा है। इंपीरियर जो किंग का नोबल्स वगैरह आ रहे हैं तब टाउन एस्टेब्लिश हो रहा है, और जब इंपीरियर्स के जो किंग के नोबल सब चले जा रहे हैं तो टाउन डिक्लाइन हो जा रहा है, ठीक है। सिटी और टाउन डिड नॉट हैव द सोशो इकोनॉमिक फाउंडेशन बट डिपेंड ऑन इंपीरियर पैट्रोनेज। और सिटी और टाउन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसका कोई इकोनॉमिक और सोशल फाउंडेशन नहीं है, ये डिपेंड कर रहा है इंपीरियल पैट्रोनेज के ऊपर, ठीक है। मतलब इंपीरियर पैसा दे रहा है, उसको पैट्रोनेज कर रहा है। पैट्रोनेज मतलब होता है बसाना, शहर को पैसा दे के उसको बचाना, फंडिंग करना। पैट्रोनेज मतलब फंडिंग करना, ठीक है। तो ये है पैट्रोनेज दे के इंपीरियर उसको शहर को बसा रहा है। बस बर्नियर ख़त्म, यहाँ तक बर्नियर है। फिर यहाँ से दूसरा टॉपिक है। फिर बर्नियर के बारे में, बर्नियर इंपीरियर कारखाना के बारे में बताए हैं, जहाँ पे एम्ब्रॉयडरी, गोल्ड स्मिथ, पेंटर, लेकर वर्क, ज्वाइनर, टर्नर, टेलर, शू मेकर, मैन्युफैक्चर, सिल्क फाइन, मुस्लिम का काम होता था। और भी हिस्टोरियन का व्यू, लेकिन इंडियन हिस्टोरियन का व्यू क्या है, दे वर ऑल काइंड ऑफ मर्चेंट। बहुत काइंड ऑफ टाउन था, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग टाउन था, ट्रेडिंग टाउन था, पोर्ट टाउन था, सेक्रेटरी सेंटर था, पिलग्रिमेज टाउन था, ठीक है। मर्चेंट वर ऑर्गेनाइज इन कास्ट कम ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज इन वेस्टर्न इंडिया। दिस ग्रुप मर्चेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे और इसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते थे, महाजन, ठीक है। महाजन का और ग्रुप ऑफ एक महाजन, 2-3 महाजन को मिला के क्या बोलते थे, सेठ,
और बहुत सारे सेठ जो मिला के उसको क्या बोलते थे, नगर सेठ। ठीक है, तो वैसे ही अहमदाबाद में एक नगर सेठ को हम, अहमदाबाद में द महाजन हु कलेक्टेड रिप्रेजेंट द चीफ ऑफ द मर्चेंट कम्युनिटी, उसको क्या बोलते थे, नगर सेठ। समझे। उसका अदर अर्बन ग्रुप के भी लोग थे वहाँ पे, प्रोफेशनल क्लासेस सच एज फिजिशियन, हकीम और वैद, टीचर, पंडित, मुल्ला, और फिर लॉयर थे, वकील, पेंटर, आर्किटेक्चर, म्यूजिशियन, कैलीग्राफर, ऐसे बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। ठीक है, उसका लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ना वुमेन स्लेव, सती एंड लेबरर। तो वुमेन सती स्लेव लेबरर में हम लोग पढ़ना इबन बतूता क्या बताते हैं, स्लेव बहुत सारा था मुगल एम्परर के यहाँ पे। ठीक है, तो इबन बतूता बताते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम थे ना ये, तो वहाँ पे स्लेव बहुत सारा था। स्लेव वेर ओपनली सोल्ड इन मार्केट लाइक एनी अदर कॉम्युनिटी एंड वेर रेगुलरली एक्सटेंड एज अ गिफ्ट व्हेन रीच सिंध। जब वो सिंध सिंध पहुँचे थे इबन बतूता, तब उन्होंने परचेज किया था हॉर्स को, कैमल को, स्लेव को, और गिफ्ट किया था सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, और वेन ही रीच मुल्तान ही प्रेजेंटेड द गवर्नर विद अ स्लेव एंड हॉर्स टुगेदर विद अ रेजिन आलमंड। तो ये सब दिए थे गिफ्ट, और फिर तुगलक वॉज सो हैप्पी विद अ सरमन एंड ऑफ नसरुद्दीन दैट ही गेव द 100,000 ऑफ तंकास एंड 200 स्लेव। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब डिफ्रेंशिएशन अमंग स्लेव, तो ये इंपॉर्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन अमंग स्लेव। सम फीमेल स्लेव होते थे इन द सर्विस ऑफ द सुल्तान वेयर एक्सपर्ट इन म्यूजिक एंड डांस, और कुछ फीमेल स्लेव होते थे वेयर आल्सो एम्प्लॉय बाय द सोल्जर टू कीप वॉच ऑन द नोबल, जो नोबल के ऊपर ध्यान रखते थे, ऐसे भी स्लेव होते थे। कुछ स्लेव होते थे जो म्यूजिक और डांस करते थे, और कुछ स्लेव होते थे डोमेस्टिक लेबर करते थे। ठीक है, अब कैरिंग वुमेन एंड द मैन ऑन अ पैलेंक्यू एंड डोला, डोली मतलब डोली में जैसे लेके जाते हैं ना दुल्हन को, तो वैसे भी वुमेन को कैरी करने के लिए भी स्लेव होते थे। ठीक है, पैलेंक्यू मतलब डोली। उसका प्राइज ऑफ स्लेव जो था वो पर्टिकुलरली फीमेल स्लेव आर रिक्वायर फॉर डोमेस्टिक वेरी लो, जो भी फीमेल स्लेव लगते थे ना डोमेस्टिक लेबर के लिए, उनका प्राइस बहुत ही कम होता था। मोस्ट फैमिली वुड एफर्ट कीप एटलीस्ट 1 और 2 स्लेव, और बहुत सारे फैमिली 1 या 2 स्लेव रखते थे अपने फैमिली के अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर बर्नियर लिखते हैं, बर्नियर क्या लिखते हैं, बर्नियर लिखते हैं कि वहाँ पे सती का प्रैक्टिस था, और सम वुमेन सीम टू एम्ब्रेस द डेथ चेयरफुली, और कुछ कुछ वुमेन तो एकदम चाव से जाके मर जाती थी। ठीक है, और कुछ कुछ फोर्स टू डाई, और किसी को जबरदस्ती सती जला देना पड़ता था। सती सिस्टम तो पता है आपको, आग में जला देना। सती सिस्टम मतलब आग में जला देना। औरत लोग को हस्बैंड मर गया तो उसके जो विडो को जला देना, उसको बोलते हैं सती। वुमेन लेबर, और कुछ वुमेन जाके खुद ही जल जाती थी, और कुछ को फोर्स करना पड़ता था जलने के लिए। वुमेन लेबर वॉज क्रूशियल इन बोथ एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। वुमेन का लेबर क्रूशियल था किसके लिए, एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। वुमेन फ्रॉम द मर्चेंट फैमिली पार्टिसिपेट इन कमर्शियल एक्टिविटीज, समटाइम इवन taking mercantile dispute to the court of law. It is unlikely that women were confined to the private space of their home. ठीक है, तो बस वुमेन घर में रहती नहीं थी, वो खेत में काम करती थी, और बाकी इतना ही ये बस हो गया, इतना और ज़्यादा नहीं लिखा है। अब देखो, ये मैंने आपको सब बता दिया। ठीक है, ये मैंने आपको सब बता दिया। देखो, ये अल बरूनी का पहले बता दिया था आपको, फिर ये इबन बतूता के बता दिया था, ये सब बता दिया था आपको। फिर अल बरूनी, देखो बर्नियर आपको सब बता दिया मैंने, बर्नियर का सब बता दिया। ठीक है, वुमेन स्लेव सती ये पूरा बता दिया आपको। ठीक है, ये पूरा ख़त्म, ये पूरा मैंने आपको बता दिया अभी। ठीक है, बस अभी एक चीज़ और बताना है आपको कि फ्रांस का एक किंग था, फ्रांस का एक ट्रैवल था जीन बैप्टिस्ट ट्रैवर्नियर। इसने इंडिया को कंपेयर, जैसे बर्नियर ने किसको कंपेयर किया था, इंडिया को कंपेयर किया था यूरोप के साथ ना, वैसे ट्रैवर्नियर ने कंपेयर किया था इंडिया टू ईरान एंड द ओटोमन एम्पायर, ईरान एंड ओटोमन एम्पायर को कंपेयर किया था। ठीक है, और एक और है इटालियन डॉक्टर था ये मनुसी। ठीक है, वो भी इंडिया में ट्रैवल किया था यूरोप से। ठीक है, यूरोप से आया था। और एक और है डुआर्सा बारबोसा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये साउथ इंडिया पोर्चुगीज ट्रैवल था, ये साउथ इंडिया में आया था। ठीक है,
इस तरीके से आपका ये चैप्टर हो गया ख़त्म। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ये पढ़ेंगे हम लोग भक्ति सूफी ट्रेडिशन, भक्ति सूफी ट्रेडिशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, थीम 6। ओके, थैंक यू।